नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज एनालिसिस 23 जन 2023। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, आज मंडे है। मंडे को न्यूज़ बिल्कुल कम रहते हैं दोस्तों, क्योंकि संडे को ऑफिसर्स की छुट्टी रहती है। ठीक है, तो फिर भी 4 न्यूज़ है दोस्तों जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, एक हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा से रिगार्डिंग एक न्यूज़ है। तो ये डाटा के साथ साथ हम कुछ और इकोनॉमिक टर्म्स भी समझने की कोशिश करेंगे जो हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट डाटा से रिलेटेड है। ठीक है, फिर देखिए एक स्टडी रिपोर्ट आया है, इकोनॉमी एट रिस्क फ्रॉम मूव टू क्लीन एनर्जी। देखिए हमें क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन करना है, पर वो इतना आसान नहीं है, रिस्की है। और हमारा प्रेजेंट कंडीशन क्या है, ये सब ये स्टडी रिपोर्ट में बताया जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का कुछ न्यू नॉर्म्स आया है दोस्तों रिगार्डिंग ड्यूटी टाइमिंग्स ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। वो क्या है देखेंगे। फिर देखिए अगेन इजराइल में प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों। कई सारे कंट्रीज में ऑलरेडी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है, जैसे कि पेरू हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। ठीक है, अभी इजराइल में भी शुरू हुआ है। वो क्या है देखेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, वंस इन ए ब्लू मून। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका मतलब होता है रेयरली। ही कम्स अराउंड वंस इन ए ब्लू मून, मतलब कभी कभी जो होता है ना दोस्तों, इसे वंस इन ए ब्लू मून आप बोल सकते हैं। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो मैक्सिमम दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंगेजमेंट बढ़ा दीजिएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज। एक्जिम डाटा रिवेस्ट ट्रेड डेफिसिट नारोज बाय $10 बिलियन। जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में ये न्यूज आपको काम आएगा। सबसे पहले एक्जिम डाटा मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कुछ महीने पहले अप्रैल से लेकर नवंबर 2022 का एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा का प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स रिलीज किया था कि एक महीने में इतना एक्सपोर्ट हुआ था, इतना इंपोर्ट हुआ था, ट्रेड डेफिसिट इतना है, वो सारी डिटेल्स। पर अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये एक्जिम डाटा को रिवाइज किया है। अभी जो रिविजन हुआ ना दोस्तों, इसमें एटलीस्ट $2 बिलियन का फर्क देखने को मिल रहा है हर एक महीने में। रिवाइज डाटा के हिसाब से टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स बिटवीन अप्रैल एंड नवंबर अभी के हिसाब से $298.3 बिलियन है। अगर आप प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से कंपेयर करोगे $12 बिलियन का फर्क देखने को मिल रहा है दोस्तों। वैसे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए एक्सपोर्ट 2 चीजों का होता है, एक होता है गुड्स का, एक होता है सर्विसेज का। गुड्स मतलब जिसमें फिजिकल एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, सर्विसेज मतलब कोई फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता। जैसे कि आपने कोई बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड किया, सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड किया, उसके लिए भी तो पैसे मिल रहा है ना, तो वो सर्विसेज एक्सपोर्ट्स है। ठीक है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स मतलब जो गुड्स का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में $12 बिलियन का फर्क देखने को मिल रहा है। अगर इंपोर्ट्स की बात किया जाए तो अभी के हिसाब से $493.5 बिलियन है, मतलब अप्रैल से लेकर नवंबर तक। ये भी $1.7 बिलियन ज्यादा है दोस्तों प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से। इधर आपको पता चल ही रहा होगा कि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब देखिए 8 महीने में हमारा टोटल इंपोर्ट्स $493.5 बिलियन का था और टोटल एक्सपोर्ट्स केवल $298.3 बिलियन का था। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट्स वैल्यू माइनस इंपोर्ट्स वैल्यू। अगर वो वैल्यू नेगेटिव है इसका मतलब यह है हमारा ट्रेड डेफिसिट है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब यह है हमारा ट्रेड सरप्लस है। वैसे जो ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस जो होता है ना दोस्तों, वो 2 तरह से काउंट किया जाता है। एक तो देखिए हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स कितना है, मतलब सारे कंट्रीज के साथ हमारे जो ट्रेड डाटा है वो देखा जाता है, और एक होता है एक एक कंट्री के साथ। जैसे कि देखा जाएगा तो इंडिया और चाइना के बीच में हमारा ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। पर यूएसए के साथ अगर आप देखोगे हमारा ट्रेड सरप्लस है, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है। वैसे आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो इंडिया का ट्रेड डेफिसिट कितने कंट्रीज के साथ है, ट्रेड सरप्लस कितने कंट्रीज के साथ है। ठीक है, नाउ द ट्रेड डेफिसिट इन फर्स्ट 8 months ऑफ द ईयर इज $10 बिलियन लोअर देन इंडिकेटेड बाय एडिंग अप मंथली प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स। तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का प्रिलिमिनरी एस्टिमेट से अगर आप कंपेयर करोगे, ट्रेड डेफिसिट जो है $10 बिलियन कम हुआ है। तो ये जो डाटा वेरिएशन अभी आया है इसे इकोनॉमिस्ट जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है। उनका कहना यह है सच वाइड वेरिएशंस इन डाटा आर अनयूजुअल एंड मेक इट डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट अप्रोप्रिएट पॉलिसीज। देखिए गवर्नमेंट जो डाटा प्रोवाइड करते हैं या फिर जो एस्टिमेट्स प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पर अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह फॉर्मुलेट करते हैं, पर कुछ महीने बाद अगर गवर्नमेंट डाटा को चेंज करेंगे, थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो चलेगा, पर इतना ज्यादा वेरिएशन अगर होगा तो ये मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आजकल अगर देखा जाएगा तो अलग अलग जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, एक्सपोर्ट्स का डिमांड कम हुआ है। तो ऐसे एक सिनेरियो में
अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एकदम जेन्युइन डाटा हमारे पास होना चाहिए। इस तरह अगर डाटा वेरिएशन आएंगे तो चीजें ठीक से नहीं चलेंगे। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं। देखिए, मैंने आपको ट्रेड डेफिसिट के बारे में बताया, आपने करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में भी सुना होगा। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट के बीच में फर्क क्या है दोस्तों? देखिए, ये दोनों टर्म्स को कभी कभी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, कर भी सकता है, बोल सकते हैं ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा है, ठीक है। पर देखिए, ट्रेड डेफिसिट जो है करंट अकाउंट डेफिसिट का एक पार्ट है दोस्तों। करंट अकाउंट डेफिसिट में बहुत कुछ चीजें देखा जाता है, जैसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट अगर आप काउंट करोगे उसमें एक तो आपको ट्रेड डेफिसिट काउंट करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे देश में कितने इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है वो भी देखना पड़ेगा, मतलब जितने रेमिटेंसेस है वो देखना पड़ेगा, कितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो देखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सैलरीज पेंशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं ना, जो देश के बाहर है, वो भी देखना पड़ेगा। मतलब कंट्री के अंदर कितने पेमेंट्स आ रहे हैं, कितने पेमेंट्स जा रहे हैं, वो सब करंट अकाउंट डेफिसिट में काउंट होगा। पर ट्रेड डेफिसिट में क्या है, एक्सक्लूसिवली ट्रेड के बारे में बात किया जाता है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के बारे में बात किया जाता है। तो बेसिकली ऐसा भी हो सकता है एक कंट्री का ट्रेड डेफिसिट ना हो बट करंट अकाउंट डेफिसिट हो। जरा सा सोचिए इस पॉइंट के ऊपर, तब आपको समझ में आएगा। ये काफी अनयूजुअल है, फिर भी हो सकता है। अब मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में आपने सुना होगा। क्या है? एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में एक कंट्री के अंदर कितने पैसे आ रहा है और कितने पैसे जा रहा है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का दो मेन कंपोनेंट है दोस्तों, वन इज करंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट मतलब क्या होता है? इट रिकॉर्ड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इंटरनेशनल ट्रांसफर्स ऑफ कैपिटल। तो बेसिकली कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, एंड कितना इंटरनेशनल ट्रांसफर्स हो रहा है, ये सब करंट अकाउंट में आएगा। तो बेसिकली करंट अकाउंट देखने से आपको पता चलेगा एक कंट्री का नेट इनकम कितना है, ठीक है। नाउ कैपिटल अकाउंट मतलब क्या होता है? इट इज द नेट फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसैक्शन इनटू एन इकोनॉमी, मतलब कितने इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है इकोनॉमी में, ठीक है, यह है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट रिफ्लेक्ट्स द नेट चेंज इन ओनरशिप ऑफ नेशनल एसेट्स, मतलब हमारे नेशनल एसेट्स का ओनरशिप कितना चेंज हो रहा है वो पता चल जाएगा कैपिटल अकाउंट देखने से, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है देश में। तो मैंने इधर केवल बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, वैसे बताना है तो बहुत कुछ बताना पड़ेगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा रमेश सिंह इंडियन इकोनॉमी जो किताब है, उस किताब का चैप्टर बाय चैप्टर वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है चैनल में। आप हाशिद द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक आप देख लीजिए, आपको काफी मदद मिल जाएगा। जितने इकोनॉमी रिलेटेड टर्म्स है ना, वो सब आपको समझ में आ जाएगा उस सीरीज से। साथ साथ में मैं आपको एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए हमने एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के बारे में इतना कुछ बात किया है, तो हमारे देश में फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने वाला एक इंस्टीट्यूशन है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में भी बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। देखिए, सितंबर 1981 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1981 पास किया था 6th 5 ईयर प्लान के दौरान। 6th 5 ईयर प्लान हुआ था 1980 से लेके 85 तक। देखिए, पहले 5 ईयर प्लान हुआ करता था। टोटल कितने 5 ईयर प्लान हमारा रहे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आजकल तो 5 ईयर प्लान नहीं है, जैसे नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया था, उन्होंने प्लानिंग कमीशन को ही अबोलिश किया और नीति आयोग को एस्टैब्लिश किया, जो हमारा पॉलिसी थिंक टैंक है। पर सितंबर 1981 में जब हमारा 6th 5 ईयर प्लान चल रहा था, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1981 पास किया था और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया सेटअप हुआ अगले साल, दैट इज 1982 को, ठीक है। नाउ इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करता है, रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एम है फिनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। पहले एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई का एक ब्रांच था। आईडीबीआई क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आईडीबीआई बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए फिनेंसिंग वगैरह करते हैं आईडीबीआई जो है। आज के हिसाब से आईडीबीआई को ओन करता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये बात पता होगा, ठीक है। सो द मेन फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? टू प्रोवाइड फिनेंशियल एंड अदर असिस्टेंस टू इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश के इंपोर्टर्स को, एक्सपोर्टर्स को फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ये एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का काम है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेक्टर में जितने भी इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं उन्हें ओवरसी करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का काम है, ठीक है।
तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ में आ गया। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक डाटा वेरिएशन के बारे में डाटा न्यूज़ है, तो जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड किया। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला है इकोनॉमी एट रिस्क फ्रॉम मूव टू क्लीन एनर्जी स्टडी। एक स्टडी रिपोर्ट है दोस्तों, जीएस पेपर 2 इंडियन इकोनॉमी में न्यूज़ आपको काम आएगा। इधर क्या बताया जा रहा है, देखिए दोस्तों, आप सबको पता होगा लास्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26th एडिशन हुआ था, कहां पे हुआ था? ग्लासगो, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। तब हमारे प्रधानमंत्री ये कमिट करके आए थे कि हम 2070 तक नेट जीरो एमिशंस अचीव करेंगे। ठीक है, नेट जीरो एमिशंस मतलब क्या होता है? जितना कार्बन हम एमिट करेंगे उतना हम अब्जॉर्ब भी करेंगे, यह है नेट जीरो एमिशन। और एक कमिटमेंट यह था कि 2030 तक हम 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेंगे करके। ठीक है, पहले ये टारगेट 450 गीगावाट का था, पर COP 26 में 50 गीगावाट इंक्रीज करके आए हैं हमारे प्रधानमंत्री। वैसे ये शायद हो भी जाएगा। अभी के हिसाब से कितना रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है इंडिया के पास, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। ठीक है, तो ये स्टडी रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है? वैसे ये स्टडी रिपोर्ट पब्लिश हुआ था ग्लोबल एनवायरमेंटल चेंज जर्नल में, लास्ट वीक ऑनलाइन ये पब्लिश हुआ था। इधर क्या बताया जा रहा है ना, इंडियाज फाइनेंशियल सेक्टर इज हाईली एक्सपोज्ड to the risk of the economy transitioning from being largely dependent on fossil fuel to clean energy। देखिए, अभी के हिसाब से हमारी जो इकोनॉमी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है। हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है उसका करीब 70% से ज़्यादा कहाँ से जनरेट होता है? कोल से जनरेट होता है। ठीक है, थर्मल एनर्जी से जनरेट होता है। ऑब्वियस बात है, उससे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होगा। तो हमें सबसे पहले क्लीन एनर्जी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। पर ये जो ट्रांसिशन है, बेसिकली ये जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी से क्लीन एनर्जी में जो ट्रांसिशन है वो इतना आसान नहीं है, काफ़ी रिस्क है, ये बताया जा रहा है ये जो स्टडी रिपोर्ट है। तो इनके ये पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ डाटा है दोस्तों, जैसे कि उन्होंने देश में जितने इंडिविजुअल लोन्स है, बॉन्ड्स है, वो सबको एनालाइज किया और ये पता चला कि 60% ऑफ लेंडिंग जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन के लिए दिया हुआ है, एंड 1/5 ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेट जो है अभी के हिसाब से पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज में है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन by far the largest source of carbon emissions accounted for 5.2% of outstanding credit, but only 17.5% of this lending is to pure play renewables। तो बेसिकली आप ही के हिसाब से हमारे देश में जितने लोन्स है, बॉन्ड्स है या फिर जो क्रेडिट वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है वो सारे फॉसिल फ्यूल सेक्टर के लिए है, जैसे कि ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन के लिए, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के लिए, रिलेटेड इंडस्ट्रीज के लिए। वेराज रिन्यूएबल्स के लिए या फिर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन के लिए ओनली 17.5% ऑफ लेंडिंग है। देखिए क्या है ना, अगर हमारा एक टारगेट है क्लीन एनर्जी ट्रांसिशन का, तो हमारे देश में फिनेंशियल सेक्टर में जो एक्टिविटीज चल रहा है उधर भी तो ये रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। अभी के हिसाब से मेजॉरिटी ऑफ लोन्स एंड बॉन्ड्स एंड क्रेडिट्स जो है वो फॉसिल फ्यूल सेक्टर के लिए है, ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपको क्लीन एनर्जी में ट्रांसिट होना है तो फिनेंशियल सेक्टर का जो एक्टिविटीज है, उन्होंने जो लोन्स प्रोवाइड किया है, क्रेडिट्स दिया है, वो सब रिन्यूएबल सेक्टर के लिए होना चाहिए ना, तब जाके कुछ हो सकता है। ऊपर से ये स्टडी रिपोर्ट ये बताया जा रहा है इंडियाज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक्सपर्ट्स की कमी है, जो इंस्टीट्यूशंस को ये एडवाइस करेंगे कि आपको ट्रांसिट होना है क्लीन एनर्जी में और कैसे ट्रांसिट होना है। अगर हमारा फिनेंशियल सेक्टर का 60% लेंडिंग अगर फॉसिल फ्यूल सेक्टर में है, इसका मतलब यह है हमारा फिनेंशियल सेक्टर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ये ट्रांसिशन के लिए। और इन्होंने एक सर्वे कंडक्ट कराया, उसमें से ये पता चला ओनली 4 of the 10 मेजर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सर्वेड कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिस्क एंड दिस फर्म्स डू नॉट सिस्टमैटिकली इनकॉर्पोरेट द डाटा इनटू फाइनेंशियल प्लानिंग। मतलब देखिए 10 मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से केवल 4 जो है क्रेडिट देने से पहले या फिर लोन देने से पहले वो पैसे से क्या इंपैक्ट होगा, मतलब क्या प्रोजेक्ट होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, या फिर उस पैसे से जो प्रोजेक्ट चलने वाला है उस प्रोजेक्ट का एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिस्क क्या है, इसके बारे में उनके पास डाटा नहीं है और अपना फिनेंशियल प्लानिंग में ये सारे डाटा को ये इनकॉर्पोरेट नहीं करते। देखिए आसान भाषा में, एक तरफ गवर्नमेंट ये बताया जा रहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसिशन करेंगे, ठीक है, और देश में जितने बैंक हैं वो ऐसे लोगों को लोन ज्यादा दे रहे हैं जो कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला है,
ऐसे कैसे चलेगा? जब बैंक वैसे इंडस्ट्रीज को जब लोन देंगे, उनको ये देखना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट का इंपैक्ट क्या होगा। ऐसे अगर हम पैसे देने से हमारा देश का जो मिशन है रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन का, वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बैंकों को क्या करना चाहिए? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा पैसे प्रोवाइड करना चाहिए। तो बेसिकली इधर ये जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल को एम्फसाइज किया जा रहा है। नाउ $1 ट्रिलियन नीडेड। इधर क्या बताया जा रहा है दोस्तों? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया था कि इंडिया नेट जीरो एमिशंस अचीव करेंगे 2070 तक। इंडिया ने यह भी अनाउंस किया है हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिसिटी नीड्स फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस बाय 2030। मतलब जितना हमारा इलेक्ट्रिसिटी नीड्स है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से या फिर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से जनरेट करेंगे। ठीक है। However, it has also maintained that it needs financing to the order of at least $1 ट्रिलियन to meet its commitments। देखिए, कमिटमेंट तो किया है, पर अगर ये कमिटमेंट को फुलफिल करना है तो हमें एटलीस्ट $1 ट्रिलियन की जरूरत है। वैसे देखा जाएगा तो फंड रेज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे इनिशिएटिव्स हो भी रहा है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया अपना पहला सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड का ऑक्शन शुरू करने वाला है लेटर दिस वीक। And the Reserve Bank of India is expected to launch 5-year and 10-year green bonds worth 40 billion rupees। तो 40 बिलियन रुपीस का 5 साल का बॉन्ड और 10 साल का ग्रीन बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करने वाला है। ठीक है। ग्रीन बॉन्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले बॉन्ड मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, जिनको पता नहीं उसके लिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ बनवाना है, एक ब्रिज बनवाना है। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेंगे? बॉन्ड इशू करेंगे। मतलब मान लीजिए उस ब्रिज को बनवाने के लिए गवर्नमेंट को 10 लाख रुपए की जरूरत है। ठीक है। गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट क्या करेंगे? 10 लाख रुपए का बॉन्ड इशू करेंगे। वैसे 10 लाख का नहीं, 1 लाख का 10 बॉन्ड इशू करेंगे, सोचिए। ठीक है। तो कोई भी जाके ये बॉन्ड को खरीद सकता है। ठीक है। अब मैं 1 लाख रुपए दूंगा और मुझे गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट देगा, बेसिकली बॉन्ड देगा, वो मैं अपने पास रखूंगा। और ये बॉन्ड का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है। मैच्योरिटी पीरियड के बाद इंटरेस्ट के साथ मुझे ये 1 लाख का रिटर्न मिल जाएगा, मतलब 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। तो मुझे अपना इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, और गवर्नमेंट को क्या है? अपफ्रंट पैसे भी मिल जाएगा। ये होता है बेसिकली बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। ठीक है। और ये ग्रीन बॉन्ड मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रीन बॉन्ड मतलब इस बॉन्ड से जो पैसे रेस होंगे वो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बिल्कुल नहीं होगा। ऊपर से दोस्तों इंडिया के लिए इस साल एक एडवांटेज है, G20 प्रेसिडेंसी। इंडिया इंडोनेशिया से G20 प्रेसिडेंसी टेक ओवर किया था। तो इंडिया का मेन फोकस एनर्जी ट्रांजिशन एंड मोबिलाइजिंग सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर ही होगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022, कोल्स शेयर इन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मिक्स 2030 तक 50% तक लाने का प्लान है। अभी के हिसाब से 70% है, इसे 50% तक लाने का प्लान है ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022 का। ठीक है। तो ऐसे कंक्लूजन ये स्टडी रिपोर्ट ये कह रहा है दोस्तों, हमारा जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है दे आर लॉकिंग द कंट्री इनटू ए मोर पोल्यूटिंग मोर एक्सपेंसिव एनर्जी सप्लाई। जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, हमारे बैंकिंग सेक्टर का जो लेंडिंग है उसका केवल 17.5% रिन्यूएबल्स के लिए है। ये इंक्रीज होना चाहिए। जब बैंकिंग सेक्टर का या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सबसे ज्यादा लेंडिंग रिन्यूएबल्स में करेंगे ना, तब जाके कुछ चेंजेस होने का चांसेस है। देखा जाएगा तो इंडिया हैज मच हायर इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कार्बन सोर्सेस देन द वर्ल्ड एवरेज। वर्ल्ड एवरेज से अगर आप कंपेयर करोगे, इंडिया सबसे ज्यादा कार्बन सोर्सेस से इलेक्ट्रिसिटी आज के हिसाब से जनरेट कर रहा है। पर इंडिया के पास पोटेंशियल है फॉर चीप सोलर, विंड एंड स्मॉल हाइड्रो पावर। तो हमें धीरे धीरे शिफ्ट करना पड़ेगा। पर देखिए दोस्तों, बात यह है इसके लिए पैसे चाहिए। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही बोला है कि हमें $1 ट्रिलियन की ज़रूरत है ये सारे कमिटमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। फिर भी देखिए ये करना तो पड़ेगा, नहीं तो हम कोई बचेंगे नहीं। अगला है DGCA इश्यूज न्यू नॉर्म्स फॉर ड्यूटी टाइमिंग्स ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, GS पेपर 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड इट्स मैंडेट्स में इन सबको काम आएगा। DGCA क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। देखिए हमारे देश में सिविल एविएशन सेक्टर का एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी आप बोल सकते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो DGCA ने न्यू नॉर्म्स इशू किया है फॉर ड्यूटी टाइमिंग्स ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स मतलब क्या है दोस्तों? देखिए एयरपोर्ट्स पे आपने देखा होगा इस तरह के टावर्स जिसे ATC या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल बोलते हैं। उधर बैठते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स जिनका काम है
पायलट के साथ कम्युनिकेट करना, बेसिकली कौन सा रनवे यूज करना है, विंड स्पीड कितना है, विंड किस डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, कब टेक ऑफ करना है, कब लैंड करना है, ये सब जो कम्युनिकेशन है वो पायलट के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर करते हैं। अब इनके ड्यूटी टाइमिंग्स के रिगार्डिंग कुछ नॉर्म्स इशू किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। एंड इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डीजीसीए में एक प्रपोजल पुटअप किया था एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के ड्यूटी टाइमिंग्स के रिगार्डिंग। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है? एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। उनका काम होता है हमारे देश का सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना। बेसिकली जो एयरपोर्ट्स वगैरह है उसे मैनेज करने का काम एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल पुटअप किया था डीजीसीए में रिगार्डिंग ड्यूटी टाइमिंग्स ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। देखिए बात यह है दोस्तों, हमारे देश में आज के हिसाब से फ्लाइट्स ज्यादा है, एयरपोर्ट्स भी ज्यादा है, पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास सफिशिएंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स नहीं है। तो इनका जो एक्सिस्टिंग ड्यूटी टाइमिंग से उसे थोड़ा सा इंक्रीज करके उनसे डबल ड्यूटी ट्रिपल ड्यूटी वगैरह करवा के चीज़ों को मैनेज करने के लिए डीजीसीए में एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल पुटअप किया था, पर डीजीसीए ने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया है और कुछ न्यू नॉर्म्स इशू किया है रिगार्डिंग ड्यूटी टाइमिंग्स ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। क्योंकि डीजीसीए का कहना यह है दोस्तों, ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ड्यूटी है ये कोई छोटा मोटा ड्यूटी नहीं है। पायलट के साथ बात करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कौन सा रनवे यूज़ करना है, विंड स्पीड कितना है, कब आपको लैंड करना है, कब आपको टेक ऑफ करना है, इतने सारे फ्लाइट्स है कि नहीं। तो ये मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है। तो अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर फैटिक में होगा, ज़्यादा टायर्ड होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाएगा, उनका जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे फिर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स होने का चांसेस भी ज़्यादा है। तो इस चीज़ पे डीजीसीए ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। तो डीजीसीए रूल्स के हिसाब से ड्यूटी पीरियड ऑफ एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कैन नॉट एक्सीड 12 आवर्स। और देखिए 7 दिन में उनकी ड्यूटी 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं भी होना चाहिए। दोनों देखना पड़ेगा, एक हफ्ते में मैक्सिमम 48 आवर्स, ठीक है, और 30 दिन में 180 आवर्स से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डीजीसीए का कहना यह भी है दैट ए कंट्रोलर रिक्वायर्स 12 आवर्स ऑफ रेस्ट बिटवीन एंड ऑफ वन ड्यूटी पीरियड एंड अनदर। तो एक ड्यूटी पीरियड और दूसरे ड्यूटी पीरियड के बीच में 12 घंटे का डिफरेंस भी होना चाहिए। और देखिए हर 2 घंटे के बीच में 30 मिनट का ब्रेक देना है। मतलब देखिए उनका जो फैटिग है उसे कम करने के बारे में बात किया जा रहा है। तो डीजीसीए ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बोला है एक फैटिग मैनेजमेंट पॉलिसी को डेवलप करने के लिए और उसे मेंटेन करने के लिए, और रेस्ट करने के लिए सेपरेट फैसिलिटीज होना चाहिए मेल एंड फीमेल स्टाफ के लिए, ठीक है। और ड्यूटी टाइमिंग्स का प्रॉपर कंप्लेंट्स भी इंश्योर करना है। और जब कोई भी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ज़्यादा ही टायर्ड है उनसे कोई सेफ्टी रेलेवेंट टास्क नहीं करवाना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसका दूसरा साइड भी हमें देखना पड़ेगा। अभी के हिसाब से हमारे देश में 3871 एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर्सनल है, मतलब जितने सैंक्शन पोस्ट है उतना ही है। बट एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक डिमांड प्रोजेक्ट किया है 2023 तक 5131 के लिए और 2024 तक 5428 के लिए। मतलब इतना कम से कम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स चाहिए अगर प्रॉपर तरीके से एयरपोर्ट्स को मैनेज करना है तो, ठीक है। वैसे देखा जाएगा तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से सारे एक्शन हो चुका है। उन्होंने लास्ट मई को 456 पोस्ट के लिए अप्रूवल दे दिया था, पर अभी तक हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस का डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ने अप्रूवल नहीं दिया है। बात यह है ना दोस्तों, एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को रिक्रूट करने के बाद 2 साल का ट्रेनिंग देना होता है, तब जाके उन्हें उनसे फुल फ्लेज काम करवा पाएगा। अब इतना डिले करोगे, ऊपर से डीजीसी की तरफ से इतना स्ट्रिक्ट नॉर्म्स आएंगे, फिर चीज़ों को चलाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अगला है इजरायलीज प्रेस ऑन विद प्रोटेस्ट अगेंस्ट न्यू गवर्नमेंट, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज। देखिए पिछले 1-2 हफ्ते से अलग अलग कंट्री से प्रोटेस्ट न्यूज निकल के आ रहा दोस्तों रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट। हमने पेरू के प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस किया, कल स्पेन में जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो डिस्कस किए, फ्रांस में चल रहा है वो डिस्कस किए, है कि नहीं। अब इजराइल में देखिए, इजराइल में भी प्रोटेस्ट चल रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का गवर्नमेंट के अगेंस्ट। बात यह है ना दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू का गवर्नमेंट जुडिशियल सिस्टम को ओवरहोल करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो करीब 1 लाख पीपल प्रोटेस्ट कर रहा है इजराइल का तेल अवीव में। अब इसका बैकग्राउंड ये बताया जा रहा है दोस्तों, देखिए आप सबको पता है रिसेंटली फॉर्म हुआ था बेंजामिन नेतन्याहू का गवर्नमेंट। इससे पहले येर लैपिड का गवर्नमेंट था, ठीक है। रिसेंटली इलेक्शंस कंडक्ट हुआ, फिर से बेंजामिन नेतन्याहू का गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था। अब बेंजामिन नेतन्याहू के अगेंस्ट ऑलरेडी
करप्शन केसेस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इजराइल में, तो इसलिए नेतन्याहू इतना खुश नहीं है जुडिशरी से। ऊपर से रिसेंटली इजराइल का अटॉर्नी जनरल मिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को यह बोला है कि उनका एक कैबिनेट मेंबर को फायर करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया था उनको डिस्क्वालीफाई करते हुए, क्योंकि उनके अगेंस्ट कोई टैक्स ऑफेंस का केसेस था। तो जैसे गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, मिस्टर नेतन्याहू ने प्लान बनाया है जुडिशियल सिस्टम को ओवरहोल करने का। बेसिकली जुडिशरी का जो पावर्स है उसे रिड्यूस करने का प्लान चल रहा है दोस्तों। तो इसी वजह से इजराइल में अभी प्रोटेस्ट चल रहा है। ऊपर से जो अपोजिशन लीडर है याइर लैपिड, वो भी ज्वाइन किया है प्रोटेस्ट में। साथ साथ में इजराइल का मैप भी देख लेते हैं। वेस्ट एशियन कंट्री है, वेस्टर्न साइड में मेडिटेरेनियन सी है, साउथर्न साइड में इजिप्ट है, ईस्टर्न साइड में जॉर्डान है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में सीरिया है एंड नॉर्थ में लेबनान है। और इजराइल के अंदर दो कंट्रोवर्शियल एरियाज है दोस्तों, वन इज वेस्ट बैंक एंड सेकंड इज गाजा स्ट्रिप। ठीक है, इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में जो इश्यूज है वो मेजरली कॉन्सेंट्रेटेड है गाजा एंड वेस्ट बैंक में। ये बात आपको पता होगा। बेसिकली गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक में ज्यादातर कौन रह रहा है? अरब्स रह रहा है। ठीक है, एंड डेड सी का भी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए, इजराइल और जॉर्डान के बीच में डेड सी है और डेड सी का वेस्टर्न पार्ट वेस्ट बैंक से भी मिलता है। ये सब आप ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो दोस्तों के साथ मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंगेजमेंट बढ़ा दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।